माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर आपका बायोलॉजी एजुकेटर और कैरियर के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत कम समय में आपको पढ़ाने वाले हैं भ्रूण कोष के बारे में। आज तक आपने कभी भ्रूण कोष के बारे में इतना नहीं पढ़ा होगा जितना कि मैं आपको आज की क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। तो स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई भ्रूण कोष के बारे में। भ्रूण कोष नेचर में मेरे भाई होता है त्रिगुणित। कैसा होता है मेरे भाई? त्रिगुणित होता है। भ्रूण कोष पूछा जाएगा कि भ्रूण कोष नेचर में कैसा होता है, तो ये त्रिगुणित होता है। भ्रूण कोष होता क्या है? तो भ्रूण कोष जो होता है उसका निर्माण मेरे भाई आवर्तबीजी पादप में अर्थात एंजियोस्पर्म में दोहरा निषेचन के फलस्वरूप होता है। दोहरा निषेचन के फलस्वरूप होता है। दोहरा निषेचन क्या होता है मैंने पीछे क्लास में बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ा दिया था। आप जाकर पहले वो क्लास को देखिएगा ताकि आपको सीक्वेंस वे में अगर क्लास देख रहे हैं तो आपको पूरा पूरा क्लियर समझ में आने वाला है। तो ये स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई कि भ्रूण कोष का जो विकास है भ्रूण के विकास के रूप में बढ़ता है। जैसे जैसे भ्रूण बढ़ेगा वैसे वैसे भ्रूण कोष बढ़ेगा। अगली बात है ये कि प्राथमिक भ्रूण कोष कोशिका बार बार विभाजित होती है, बार बार इसमें डिवीजन होता है, बार बार विभाजित होती है तथा एक त्रिगुणित, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि भ्रूण कोष नेचर में तीन गुणित होती है। तो त्रिगुणित भ्रूण कोष ऊतक की रचना करते हैं। इन ऊतकों की कोशिकाएं संरक्षित खाद्य सामग्री से पूरित होती है। क्या होती है मेरे भाई? पूरित होती है। अर्थात इनकी कोशिका में बहुत ज्यादा खाद्य सामग्री है। खाद्य सामग्री बोले तो क्या आप खा सकते हो? क्या नहीं मेरे भाई, आप नहीं खा सकते हो। इसको खाएगा कौन? इसको खाएगा मेरे बाबू कौन? तो भ्रूण खाएगा। यानी कि भ्रूण को भ्रूण कोष जो है वो पोषण प्रदान करेगा। आगे देखते हैं मेरे भाई, खाद्य सामग्री से पूरित होती है और विकासशील भ्रूण की पोषकता के लिए उपयोग की जाती है। यानी कि जितना विकास करेगा भ्रूण उतना उसको पोषण चाहिए। तो भाई पोषण देने का काम कौन कर रहा है? तो अपना कर रहा है भ्रूण कोष। सीधा सीधा परीक्षा में पूछा जाएगा कि भ्रूण को पोषण कौन देता है? तो भ्रूण को पोषण देता है क्या? भ्रूण कोष। एक नंबर के क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बता दिए। आगे देखते हैं मेरे बाबू, आवर्तबीजी पादपों में आवर्तबीजी किसको बोलते हैं? आवर्तबीजी पादप उस पादप को बोलते हैं मेरे भाई जिसमें फल बनता है, फूल बनता है, बीज बनता है। वैसे पादप को बोला जाएगा क्या? आवर्तबीजी। और इसी आवर्तबीजी को मेरे भाई बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मेरे भाई, ये जो आवर्तबीजी जो आप देख रहे हो इस आवर्तबीजी को बोला जाता है मेरे भाई क्या? इसे बोला जाता है एंजियोस्पर्म। क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म बोलते हैं। और एंजियोस्पर्म को ही हम लोग बोलते हैं क्या? पुष्पीय पादप। क्या बोलते हैं मेरे भाई? पुष्पीय पादप बोलते हैं। तो आप याद रखोगे इस बात को कि एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है? आवर्तबीजी पादप होता है। आवर्तबीजी पादप का मतलब है कि पुष्पीय पादप है। तो आवर्तबीजी पादपों में भ्रूण कोष त्रिगुणित होता है। कैसा होता है मेरे भाई? त्रिगुणित होता है। कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। याद रखना है, परीक्षा में पूछा जाएगा। यह दोहरा निषेचन के बाद बनता है। याद रखेंगे कि आवर्तबीजी जितने भी पादप है अर्थात वैसा कोई भी पादप जिसमें फल फूल लगता है उसमें दोहरा निषेचन के बाद क्या बनता है मेरे भाई? तो बनता है अपना भ्रूण कोष। ठीक है, ये परीक्षा में पूछा जाएगा। अगला हम लोग देख रहे हैं मेरे भाई कि जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होता है? जिम्नोस्पर्म वो चीज होता है मेरे भाई, वो पौधा होते हैं जिसमें फल फूल नहीं लगते हैं। इसका मतलब है कि ये पौधा सजावटी के रूप में उपयोग किया जा सकता है, ऐसा आप समझ सकते हो। तो वैसा कोई भी पादप जिसमें फल फूल नहीं लगता है उसे हम लोग बोलते हैं जिम्नोस्पर्म और हिंदी में बोलते हैं अनावर्तबीजी।
तो अनावृत बीजी पादपों में भ्रूण पोष जो होता है वो होता है अगुणित। कैसा होता है मेरे भाई? अगुणित होता है। दिखाते किससे हैं? एक एन से। किसे? एगो एन लिख देंगे अगुणित होगा, दो गो एन लिखेंगे द्विगुणित होगा, तीन गो एन लिख देंगे त्रिगुणित हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? इतना बात याद रखोगे। थोड़ा का नहीं, मैं आपको समझाने के लिए मेरे भाई देखना, मैंने आपको पहले ही लिख दिया है मेरे भाई, ताकि आपका कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई हो सके, इसीलिए लिखे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लिख लिख के पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है मेरे भाई। लिखने में बहुत मेहनत लगते हैं और मैंने सोचा कि आपको कम समय में ज्यादा पढ़ा दे, इसीलिए मैंने पहले लिख लिया है। ठीक है मेरे भाई? ये बनाया हुआ है क्या मेरे भाई? संरचना जो है वो समझेंगे कि एक वर्ती काग्र पर आ रहा है परागकण। कौन आ रहा है मेरे भाई? परागकण आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं मेरे भाई? परागकण आ रहे हैं। परागकण का जान पहचान हुआ, पता चला कि एक ही जाति के परागकण भी है और एक ही जाति के फूल के वर्तिकाग्र भी है। तो परागकण ने क्या हुआ मेरे भाई कि परागकण जो है वो पराग नलिका का निर्माण किया। ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये संरचना है मेरे भाई पराग नलिका का। इस पराग नलिका के अंदर जाने वाले हैं कौन मेरे भाई? तो जाने वाले हैं कौन? पराग कण के युग्मक। कौन जाएंगे? पराग कण के युग्मक। तो पहला युग्मक जो है मेरे भाई, पराग कण का पहला युग्मक, वो जाके मिलती है किससे मेरे भाई? वो मिलती है अंड कोशिका से। देखो मैंने यहां लिख दिया है कि अंड कोशिका से मुलाकात हो जाती है पहला युग्मक का, और इसका जो ये वाला जो दूसरा युग्मक आपको नजर यहां आ रहा है, ये दूसरा युग्मक जाके मिलता है द्विध्रुवीय केंद्रक से। किससे मिलता है मेरे भाई? द्विध्रुवीय केंद्रक से। बाइपोलर न्यूक्लियाई से जाके ये कनेक्ट हो जाता है और निर्माण कर देता है। यहीं पे मेरे भाई आपका निर्माण होता है क्या? यहाँ पे निर्माण होता है भ्रूण पोष का, अर्थात एंडोस्पर्म का। इतनी बात क्लियर है? आप जाके पीछे के क्लास देखोगे, कौन सा देखोगे क्लास मेरे भाई? आप देखोगे लेक्चर नंबर 11 और 12, और उसमें मैंने बढ़िया से समझाया है कि दोहरा निषेचन क्या होता है। आगे बढ़ रहे हैं मेरे भाई क्योंकि समय कम है अपने पास। आगे देख रहे हैं भ्रूण पोष के प्रकार, टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। भ्रूण पोष के प्रकार। तो भ्रूण पोष के प्रकार मेरे भाई तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन से हैं मेरे भाई? तो पहला का नाम है मेरे भाई, कौन सा है? पहला है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जिसे हिंदी में बोलते हैं केंद्रकीय भ्रूण पोष। क्या बोलते हैं? केंद्रकीय भ्रूण पोष। दूसरा का नाम होगा कोशिकीय भ्रूण पोष, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे? सेलुलर एंडोस्पर्म। तीसरा का नाम होगा मेरे भाई माध्यमिक भ्रूण पोष, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हेलोवियल एंडोस्पर्म। समझ में आया? भ्रूण पोष कै प्रकार के? तीन प्रकार के। भ्रूण पोष कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। याद रखना है मेरे भाई, भ्रूण कोष कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि केंद्रकीय भ्रूण कोष क्या होता है। तो इस तरीका के केंद्रकीय भ्रूण कोष में क्या होता है कि प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक, प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक क्या करता है मेरे भाई? मुक्त रूप से इसका क्या करता है? डिवीजन करता है। वही लिखा हुआ है मेरे भाई कि इस प्रकार के भ्रूण कोष, इस प्रकार के भ्रूण कोष, इस प्रकार के भ्रूण कोष में क्या होता है मेरे भाई? प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक का मुक्त रूप से क्या होता है? केंद्रकीय होता है, यानी कि इसके अथीम क्या केंद्रक में विभाजन होता है मुक्त रूप से। उदाहरण है आपके पास कॉटन, मक्का, कैप्सुला। याद रखेंगे उदाहरण जरूरी है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, आप नारियल देखे हो मेरे भाई? नारियल, तो नारियल का जो बीच वाला भाग होता है ना, नारियल का, किसका मेरे भाई? नारियल का, या नारियल को यानी कोकोनट। तो नारियल का जो ये बीच वाला जो भाग होता है, ये बीच वाला भाग, ये केंद्रकीय भ्रूण कोष का उदाहरण है। याद रखेंगे नारियल। आप हमें कमेंट में बताओगे कि नारियल के पानी को साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं। ऐसा ना कि कोई आदमी लिख दीजिएगा डाव, तो डाव ना है, नारियल के पानी का एक स्पेशल नाम होता है। ठीक है, आप बताओगे जरूर मुझे, और मुझे आशा है कि आप ये बता भी दोगे। चलो, दूसरा का जो भ्रूण कोष है उसका नाम है कोशिकीय भ्रूण कोष। इस प्रकार के भ्रूण कोष में क्या होता है? प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक बार बार
विभाजित होती है। उदाहरण क्या है? पिटूनिया, बालसम और धतूरा। पिटूनिया, बालसम और धतूरा इसका उदाहरण है। तीसरा का भाई मेरे देख रहे हैं माध्यमिक भ्रूणपोष। तो इस प्रकार का भ्रूणपोष जो होता है वो केंद्रकीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष का क्या होता है? मिश्रण होता है। केंद्रकीय भ्रूणपोष से और क्या कोशिकीय भ्रूणपोष का क्या है मेरे भाई? मिश्रण होता है। ठीक है, याद रहेगा, उदाहरण याद रखिएगा। और क्या उदाहरण लिखा हुआ है? जल्दी के बताओ मेरे भाई, पढ़ के जल्दी से, जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से आप पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है, जल्दी में। लिखा हुआ है इरूम यूलस। ओके मेरे भाई, चलो आगे देखते हैं मेरे भाई। भ्रूणपोष से संबंधित कुछ शब्द लिखा हुआ है, यानी कि सम टर्म रिलेटेड टू एंडोस्पर्म। कौन कौन से है मेरे भाई? ये जो मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, ये होगा आउट ऑफ क्या? एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी में नहीं है मेरे भाई। क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? कि रूमिनेट एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म मतलब कथी? भ्रूणपोष। लिखा हुआ है मेरे भाई, जरा ध्यान से सुनना क्या लिखा हुआ है, बड़ा कर देते हैं आपके लिए। ठीक है, देखो मेरे भाई क्या लिखा हुआ है कि परिपक्व एंडोस्पर्म की जो सतह होती है वो अनियमित एवं असमान होती है। परिपक्व यानी मैच्योरिटी, यानी कि पूरा मैच्योर हो जाती है कौन मेरे भाई? एंडोस्पर्म। तो उसकी जो सतह होती है, सरफेस होती है, वो होती है अनियमित एवं असमान होती है। इसे रूमिनेट एंडोस्पर्म कहा जाता है। यह आवृतबीजी के लगभग 32 कूलों में पाया जाता है। कितना मेरे भाई? 32 कूलों में पाया जाता है। उदाहरण है एनोनेसी और दूसरा है मेरे भाई पामी। याद रखेंगे मेरे भाई, ये अगर याद कर सकते हो तो करना, क्योंकि मेरी एक दायित्व बनता है क्या कि आप सबसे हटके पढ़िए और परीक्षा में स्कोर अच्छा कीजिए, ताकि बायोलॉजी में नंबर जो है सबसे ज्यादा रहे। तो सबसे ज्यादा नंबर लाने के लिए मेरे भाई सबसे ज्यादा मेहनत भी करना होता है मेरे भाई, और सबसे हटके भी पढ़ना होता है। चलो देखते हैं मेरे भाई दूसरा का क्या है। दूसरा का है मेरे भाई मोजेक एंडोस्पर्म। ये क्या होता है मेरे भाई? कि कुछ के संदर्भ में, यानी कुछ एंडोस्पर्म ऐसे भी होते हैं जिनकी सतह होमोजीनस नहीं होती है, किंतु विभिन्न रंग के धब्बे बन जाते हैं। रंग के क्या बन जाते हैं? धब्बे बन जाते हैं। इसका अवलोकन जो है वो बीवर नाम के वैज्ञानिक ने, इसका अवलोकन कौन किया मेरे भाई? बीवर नाम के वैज्ञानिक ने किया। कब किया था? 1900 ईस्वी में। केकरा पर किया? तो वो किया था मक्का पर। याद रखेंगे इस बात को बढ़िया से। दूसरा है मेरे भाई जीनिया। जीनिया क्या है? लिखा हुआ है जीनिया। एंडोस्पर्म के पोलन प्रभाव को, एंडोस्पर्म के पोलन प्रभाव को जीनिया कहा जाता है। इस शब्द का जो है अवलोकन, खोज बीज जो है वो 1881 ईस्वी में फॉक नाम के वैज्ञानिक ने किया था। किस पर किया था मेरे भाई? तो ये भी याद रखना है कि इसका भी अवलोकन जो हुआ है वो हुआ है मक्का पर। किस पर हुआ है? मक्का पर। आगे बढ़े क्या मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं। तीसरा बात याद रखना है मेरे भाई, क्या याद रखना है? मेटाजीनिया। क्या है मेरे भाई? मेटाजीनिया। एंडोस्पर्म के बाहर की तरफ स्थित कायिक, कायिक क्या लिखा हुआ है? कायिक उत्तक पर पोलन प्रभाव को मेटाजीनिया कहते हैं। फिर से वापस सुन लो, परिभाषा आप देख लो क्या लिखा हुआ है कि एंडोस्पर्म की बाहर की तरफ स्थित कायिक उत्तक पर पोलन प्रभाव को मेटाजीनिया कहा जाता है। और इसका उदाहरण याद रखेंगे मेरे भाई, डेट पॉम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डेट पॉम। ओके, और याद रखेंगे मेटाजीनिया जो शब्द है मेरे भाई वो किसने दिया था? किस वैज्ञानिक ने दिया था? शिवलंग नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। कब दिया था मेरे भाई? 1828 से
इस 18 को नहीं, सॉरी 1928 में दिया था। कब दिया था मेरे भाई? 1928 में दिया था। ओके मेरे भाई, अब आगे हम लोग बात करें क्या? आगे मेरे भाई बात ये हो रही है कि मैंने बहुत कम समय में आपको बहुत ज्यादा कुछ समझा दिया, बता दिया, और ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे मेरे भाई किस पर? टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम क्या मिलेगा मेरे भाई? है क्या? कैरियर की। इस चैनल पे आप जाओगे, टेलीग्राम चैनल पे, और वहां पे सर्च करोगे कैरियर की। अगर आपके मोबाइल में पहले से है तो अकाउंट बना के सीधा क्या करना है? ज्वाइन कर जाना है ग्रुप में, और पीडीएफ के फॉर्म में इसको हम लोग डाल रहे हैं मेरे भाई। बढ़िया कि आप अपने कॉपी में मेंशन करोगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत दूर तक शेयर करना है, दोस्तों को बताना है, बहुत सारे जो है दोस्त को क्या करना है? जोड़ना है। अच्छा ठीक है, इतने पे हम लोग क्लास को क्या कर रहे हैं मेरे भाई? स्टॉप कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आपका नमन है मेरे यार।